जो चर्चा करने जा रहे हैं वो इस प्रकार है कि पिछली सदी की महामारी जिसका वैज्ञानिक नाम है स्पेनिश फ्लू। वैसे भारत में इस महामारी को बॉम्बे फीवर के नाम से जाना गया। स्पेनिश फ्लू कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरार्ध में 1917 और 18 में 1917 में इसकी शुरुआत भी चीन के उत्तरी प्रांत में हुई थी। चीन के मजदूर प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों के साथ काम करते थे, उनमें ये बीमारी सबसे पहले फैली थी। हाँ, चालू हो गया। नमस्कार। हाँ, सभी मित्रों को पहले मेरा सादर प्रणाम। पहले मैं जो बातें पहले कहना चाहता हूँ वो कह दूँ। सभी को मेरा सादर प्रणाम। सभी मेरे प्रेमी हैं और इस बातचीत का हिस्सा बनना चाहते हैं। हाँ, मैं एक जो परहेज जो होना चाहिए वो बता दूं कि जो भी मित्र हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान या पता नहीं किन्हीं पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, वो कृपया मेरे साथ नहीं जुड़े। उनसे वैसे निवेदन है कि वो बिल्कुल मेरे टच में भी नहीं रहे, क्योंकि उनको हर बात में हिंदू मुस्लिम दिखाई देता है। जब गौमूत्र पीने की बात आई तो उनको हिंदू मुस्लिम दिखाई देने लग गया। जब कहा कि मेलों पर और इन पर धार्मिक स्थानों पर रोक होनी चाहिए तो उनको सिर्फ हिंदुओं के मेले दिखाई देते हैं, या धार्मिक स्थान का मतलब ही जो इन केवल मंदिर ही हैं। तो इस प्रकार के लोगों की जो मंदबुद्धि हैं वो लोग मेरे संपर्क में नहीं रहे। आज मैं थोड़ा घूमा निकला तो कुछ बड़े बुजुर्गों को भी इन्होंने कई ऐसी बातें, एक बुजुर्ग बता रहे थे कि पाकिस्तान का तो इलाज हो गया। मैंने कहा क्या हुआ भैया? बोले कि पाकिस्तान तो इलाज करवा ही नहीं रहा, कह मरने वाले मर जाएंगे अपना आप, पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं, और बाहर से लोगों को आने भी नहीं दे रहा है, पाकिस्तान बुला भी नहीं रहा कि लेना भी नहीं चाहता। अरे भाई, भारत में भी आज एक हवाई जहाज वापस लौटाया गया था। परिस्थितियां हैं। हाँ, और भारत और पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जो विकसित देश हैं, मोदी जी ने खुद ने स्वीकार किया है कि हम विकसित देशों के मुकाबले इस बीमारी से जो अपन कर सकते हैं, एहतियात जितनी बरत सकते हैं वो नहीं बरत सकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर और जनता का अनुपात बहुत पिछड़ा हुआ है विकसित देशों के मुकाबले। अस्पतालों का अनुपात भी बहुत कमज़ोर है। तो अपन बात करते हैं, मैं पुरानी उस बात पे आता हूँ। मैं जब बिल्कुल छोटा था, हमारे गांव में इस बीमारी को चौतरा की मरी के नाम से जानते हैं। चौतरा विक्रम संवत 1974 में ये बीमारी फैली थी, और जो जानकारी हम अब हासिल कर रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि ये बीमारी स्पेनिश फ्लू के नाम से थी। 1917 में शुरू हो गई थी ईस्वी सन के लिहाज से, और 1918 तक पूरे विश्व में फैल गई थी। उस समय हवाई जहाज नहीं थे, ये समुद्री मार्गों से होते होते पूरे विश्व में फैल गई। आज की तरह इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं था, दुनिया इतनी जुड़ी हुई नहीं थी एक दूसरे से कि 24 घंटे में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया जा सके, ऐसा नहीं था। महीने लग जाते थे हवाई जहाज़ों को समुद्रों में तैरते तैरते, पानी के जहाज़ों को, तब जाके एक देश से दूसरे देश का सीधा संपर्क होता था। फिर भी वो बीमारी 1917 से लेकर 18 तक पूरे विश्व में फैल गई, और लगभग कहते हैं कि 50 करोड़ लोगों को संक्रमित कर दिया उस बीमारी के रोगाणु ने। स्पेनिश फ्लू से का संक्रमण 50 करोड़ लोगों में हो गया, जिनमें से 10% लोग मर गए। मेरे दादाजी मुझे बताते थे कि वो बिल्कुल छोटे थे उस दिनों, पर वो बताते थे कि क्योंकि उन्होंने वो सारी बातें, उनकी दास्तान सुनी थी कि वो कैसी मरी थी,
किस प्रकार लोग मरे थे। चौतरा की मरी आज भी बड़े बुजुर्ग जो हैं वो जानते हैं। चौतरा की मरी हमारे गांव में कहते हैं कि एक ग्वाड़ा गोत्र के जाटों के 150 घर थे, तो 150 को वो 7.5 BC बोलते थे। गिनती उस जमाने में BC में होती थी, तो 7.5 BC का मतलब 150। तो 150 घर में से एक भी परिवार जिंदा नहीं रहा, एक भी आदमी जिंदा नहीं रहा, पूरे उजड़ गया। उनका जो इलाका था वो खंडरों में मकान थे जब हम छोटे थे। आजकल वहाँ लोगों ने अपने कब्जे कर लिए, बाड़े बना लिए, बाकी वो खंडर पड़े थे, ग्वाड़ों के खंडर कहलाते थे। और 150 परिवार तबाह हो गए, पूरी तरह खत्म हो गए। ये मेरे गांव की स्थिति थी। कहते हैं कि गांव वालों ने गांव छोड़ दिया। ये जो आज हम बार बार आइसोलेटेड की बात कर रहे हैं, इतना आइसोलेटेड उस जमाने में हो नहीं पाता था। न उनके पास कोई मैसेज आते थे, न कोई मीडिया था ऐसा। उनको जब गांव में लोग अचानक जल्दी जल्दी मरने लगते तब पता चलता कि ये कोई महामारी आ गई, ये मरी आ गई, आदमी मरने लगे। एक गांव से दूसरे गांव, हाँ आपके वहाँ पिछेतरे की मरी कहते हैं, हमारे यहाँ चौतरे की कहते थे। अब पता नहीं वो चौतरा पिछेतरा यही फागुन चैत के इन महीनों में इधर उधर यहाँ भी आसपास होने में भी टाइम लगता था। यातायात के साधन आम जनता के पास ज़्यादा से ज़्यादा, आम जनता के पास उस समय बैलगाड़ी से बड़ा कोई साधन नहीं था, पैदल ही आना जाना था। और ये तो कहते हैं कि गांव के लोग गांव से 2 किलोमीटर दूर एक खाली ज़मीन थी, वहाँ जाकर बस गए। गांव छोड़ दिया सभी ने, कोई उनको जलाने वाला नहीं मिल रहा था। गांव में 2-4 हिम्मतवर आदमी थे, वो बैलगाड़ी से लाशों को ले जा कर जला रहे थे। कुछ लाशें उन्होंने जलाई, कुछ बच गई। गांव में सड़ांध मार रही थी, कई महीनों तक गांव में नहीं आए लोग। वो जो हिम्मतवर लोग थे उन्होंने लाशों को ठिकाने लगाने का काफी काम, कहते हैं कि एक एक गाड़ी में 3-3 4-4 आदमियों को लाद करके शमशान घाट ले जाते और उनका वो अंतिम संस्कार करते थे। अब यहाँ इससे अपन क्या सीख सकते हैं? आज भी कुछ युवा कहते हैं कि हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसमें तो 65 साल से ज़्यादा वाले मरेंगे, या 60 साल वाले, या जो बीमार हैं, या छोटे बच्चे। बात ठीक है, जिनकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, जो बीमारी से ग्रसित नहीं है, शारीरिक दृष्टि से मजबूत हैं, इम्यूनाइज पावर जिनमें ज़्यादा है, वो लोग इस बीमारी से आराम से बच सकते हैं, ये तय है। और बचे हुए हैं खूब। चाइना ने हज़ारों लोगों को, लगभग हज़ारों से भी ज़्यादा, 80-90 हज़ार लोगों को बचा लिया, और सभी जगह बच रहे हैं क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, इसलिए वो बच रहे हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग खुले फिरें और लोगों को टच करें कि हम तो मरेंगे नहीं। नहीं, वो अगर खुले फिरेंगे तो वो इसके कोरोना वायरस के कैरियर हो जाएंगे, वाहक हो जाएंगे। वो वहाँ से कोरोना वायरस अपने घर में ले आएंगे जहाँ भी जाएंगे। जैसे जो हमें बुजुर्ग बताते हैं, गांव में वो 2-3 आदमी गाड़ी में लाद लाद करके लाशों को ठिकाने लगा रहे थे, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। हाँ, तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा थी, जवान थे। परंतु हो सकता है कि बाकी ज़्यादातर लोग अगर भाग गए तो ये जो लोग थे ये बीमारी को फैला भी रहे थे साथ साथ, क्योंकि बीमारी उनमें भी थी परंतु वो बीमारी उनको मार नहीं पाई। इसी प्रकार कोरोना वायरस भी बहुत ज़्यादा लोगों को मार नहीं पाएगा। पर हमें फिर भी जो जवान है उनको भी इसे हल्के से नहीं लेना चाहिए, उनको भी पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। उनको भी इस वायरस से जो संक्रमित है उन लोगों से पूरी जो सावधानी बरती जानी चाहिए, जो आजकल बताई जा रही है। अपन डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं क्या क्या सावधानी बरतनी है, तो उनको भी ये ध्यान रखना है। और अगर वो कहीं चले गए तो घर में आने से पहले जो ध्यान रखने की बात है, घर के बाहर आजकल करीब करीब सभी ने कर लिया है कि बाहर से ही उनको धोया जाए हाथों वगैरह को, और फिर उन पे स्प्रे सैनिटाइज जो अपन ने बना रखा है जो स्पिरिट वगैरह से, उसका स्प्रे भी होना चाहिए उन पे, ताकि फिर भी अगर उनके अंदर रोगाणु संक्रमित हो गए हैं तो वो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए उनको तो पूरा ध्यान तो सभी को रखना है।
इसलिए सावधानी के मामले में किसी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए कि जवान लोग जो है सावधानी नहीं रखें। हाँ, तो यही था विशेष तौर से जो जवानों में देखने में आज वैसे मैंने एक राउंड किया अभी शाम के वक्त, तो मैंने देखा कि गांव में काफ़ी बच्चों ने जवानों ने मास्क लगाए हैं और मैं भी मास्क लगा के निकला तो कोई भी नज़दीक आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सब अलग हट रहे थे, दूर रह रहे थे। उनको पता है कि अगर ये आदमी अपनी केयर कर रहा है तो अपन भी इसके नज़दीक नहीं जाएं। तो मास्क, आज की जो बीमारी है वो कहते हैं कि हवा से नहीं फैल रही है, और मास्क जो है इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना टच का ध्यान रखना है, अपन को छूने का ध्यान रखना है, जितना अपन को अंगुलियों नाक आँख मुंह का ध्यान रखना है उतना मास्क का रखना जरूरी नहीं है। तो भी अगर अपन मास्क लगा के जाते हैं तो दूसरे लोग अपने आप अपन से दूरी बना लेते हैं। तो इसलिए सभी मित्रों, हाँ वेरी नाइस, हाँ ठीक है, बातचीत हो गई। हाँ, सभी से निवेदन है कि और लोग भी अगर इस बातचीत को सुनना चाहें तो आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अगर हो सके तो करें। बाकी सारी जानकारी आप लोग ले रहे हैं, और जहाँ जिन सूत्रों से जानकारी मिलती है, जो मजबूत सूत्र हैं उनसे जानकारी लें। एक और आज मैंने महसूस किया है कि कुछ लोगों की जानकारी प्रशासन को चाहिए जो बाहर से आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, चाहे वो दूसरे ज़िले से आ रहे हैं, दूसरे प्रांत से या विदेश से, उनके बारे में प्रशासन को जानकारी दी जाए। इस मामले में बहुत संकोच कर रहे हैं लोग कि अपने पड़ोस के आदमी के बारे में क्यों बताएं, क्योंकि बताना नहीं चाहते सामान्यतः कोई भी। मैंने ऐसे कुछ लोगों से बातचीत की आज फ़ोन करके, मुझे पता चला कि वो बाहर से आए हैं, तो वो कह रहे हैं क्या करोगे। और मैंने कहा भाई सूचना देनी है आगे, आप बताइए आप कहाँ से आए हैं, कितनी तारीख को यहाँ पहुँचे हैं, और आपकी सेहत कैसी है, ये सारे डाटा प्रशासन को चाहिए। तो वो बताना नहीं चाहते थे, क्या करोगे, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मतलब वो डर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जबकि ये बताना ज़रूरी है। और जो भी आप में से कई लोग मुझे सुन रहे होंगे, जो भी बाहर से आया है, यहाँ तक कि अगर कोई यहाँ बाहर जाता है, इस कर्फ्यू को, जो अभी जनता कर्फ्यू चल रहा है उसको तोड़ के बाहर जाता है, उसको भी घर पे आने पर उसका भी पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। बाहर से जो आ रहे हैं उनको आइसोलेटेड रखना है अपने घर में। आइसोलेटेड का मतलब समझ लें कि अलग थलग बिल्कुल अपन दूरी बनाए रखें, उनका जो बिस्तर है उस पर कोई दूसरा बैठे नहीं। ये नियम तो यह है कि 14 दिन तक उनसे अपन दूरी बनाए रखें, तो अगर वो संक्रमित हैं तो भी अपने पास संक्रमण नहीं आएगा, उनसे अपने तक संक्रमण नहीं पहुंच पाएगा। अपन वो पर्याप्त दूरी बनाए रखें, उनकी चीज़ों को, छुई हुई चीज़ों को अपन नहीं छुएं, तो और छुएं तो हाथ धो करके फिर बाद में अपने शरीर को टच करें, नाक मुंह और आँख को। जहाँ भी अपन ने टच किया और अपन को डर लग रहा है तो हाथ अच्छी तरह से धो लें, फिर आप भले आँख मलें, चाहे कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने घर में अलग रहना, आप अपनों को पता होना चाहिए। जो वसुंधरा जी अलग थलग आइसोलेटेड रह रही है भाई, और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है, वो अपने आप को अलग से एक जगह शिफ्ट कर रखा है उन्होंने। सब खाना पीना उनका सब घर वालों के साथ है, हाथ भी लगा दे कोई दिक्कत नहीं है, धो लो, कोई डर वाली बात नहीं है। परंतु 1 मीटर या उससे ज़्यादा दूरी, और उनके बिस्तरों पर अपन जाके नहीं बैठें, उन पे बिस्तरों पे अपन हाथ लगाएं तो वापस हाथों को धोएं, जहाँ भी टच करें, क्योंकि टच से ही ये वायरस फैल रहा है यहाँ। तो हाँ, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से प्रवासी मारवाड़ में महाराष्ट्र में हालत ये है कि मेरा भाई अभी महाराष्ट्र के अंतिम छोर कोल्हापुर में रह रहा है। उसने समाचार किया कि उसने कहा कि मैं आ जाऊँ क्या, मैंने कहा नहीं आना है, आप वहाँ पर हैं बस रहो वहीं, आने जैसी स्थिति नहीं है, और वहीं रहना है। और जो सावधानियां बरतनी है, जिस प्रकार रहना है वो आप अपना देखें, आना नहीं है। कि बोले हमारे गांव के 15 आदमी कर्नाटका से आज बैठे हैं, बेंगलोर से, परसों कल बैठे हैं वो बेंगलोर से। मैंने कहा उनका टिकट कहाँ है, लोकल डिब्बे में बैठे हैं। लोकल डिब्बे में तो फिर ऊपर नीचे बैठना पड़ सकता है, आगे स्थिति बहुत ज़्यादा भयंकर है,
क्योंकि सारे उत्तर भारत में आना चाहते हैं। और इस प्रकार अगर ऊपर नीचे बैठ करके वो लोग आएंगे तो उनका आना तो बिल्कुल ही गलत है हमारे यहाँ पर। और बड़ी मुश्किल से वो इतने लंबा रास्ता बिना कोई रिजर्व, हालांकि रिजर्वेशन के डिब्बों में भी लोग घुस जाएंगे, ऐसी परिस्थितियां हैं। बॉम्बे वगैरह में ये स्थिति बना रखी है। तो आपसे भी एक निवेदन है कि बाहर से अपना कोई भी आदमी है उसको कह दे वहीं रहे। बिल्कुल कोई 150 किलोमीटर है तो उसकी बात अलग है, बाकी जो भी बाहर हैं उनको आने में खतरा ज़्यादा है। हाँ, अगर उसका प्राइवेट वाहन है और अलग से आ रहा है तो भी वो यहाँ आने पर अलग थलग रहे हैं, दूसरे लोगों से मिले जुले नहीं। ये सारी बातें अपन को इस समय ध्यान रखने वाली है। और विशेष तौर से जवानों को कह दें कि आपका हो सकता है कुछ नहीं, जवान का मतलब कोई जवानी की उम्र नहीं है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है। हो सकता है जवान भी किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हो कि कोरोना को देखते ही रवाना हो जाए यहाँ से, जमीन धरती से। जवान भी जा सकता है, उम्र से कोई इसका लिंक नहीं है। रोग प्रतिरोधक क्षमता सामान्यतया बुजुर्गों में और बच्चों में कम होती है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि जवानों में खतरा कम है। परंतु जवान भी इस वायरस को अगर लिए हुए घूमेंगे तो दूसरे लोगों में संक्रमण का काम कर देंगे। तो ठीक है, धन्यवाद, आप लोगों ने सुना। और आपकी तरफ से मुझे कोई प्रश्न तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और वैसे मैं कम सुनता हूँ, आप जानते ही हैं। ईयरफोन भी मेरे अभी तो पड़े हैं अलमारी में। कोई मुझे लग नहीं रहा है। कोई क्वेश्चन लिखते हो तो उस पर अपन थोड़ी चर्चा और कर सकते हैं, अन्यथा इसको विराम देना ठीक है। हाँ, मारवाड़ से आ रहे हैं, ये तो देख लिया। कोई क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, कोई हो तो। हाँ, हल्के में लेने वाली मानसिकता बहुत गड़बड़ है लेगा जी, आप सही कह रहे हैं। हल्के में क्या, यहाँ तो कह रहे हैं राम जी राह की। अब वो बताओ, किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। अब वो अगर किसी एक पर्टिकुलर देवता का, बाबा रामदेव का, या किसी का नाम ले, खाटू श्याम जी का, तो हम उनको ये भी कह सकते हैं भाई उन्होंने तो अपना धंधा बंद कर दिया है, उन्होंने अपने कपाट बंद कर दिए हैं, उन्होंने अपने भगवान को छिपा लिया है। पुजारी खुद आपसे अलग रहना चाहते हैं, आपके नज़दीक नहीं आना चाहते, परंतु वो तो कहते राम जी राह की। अब अदृश्य सा मामला है उनका। भैया राम जी ने जब ये व्यवस्था कर दी, इतना मीडिया कर दिया, इतने डॉक्टर कर दिए, इतने समझाने वाले लोग भगवान ने यहाँ भेज दिए कि वो आपको समझा देंगे कि आप अलग थलग रहें, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे तो ये कीटाणु आप तक आपको संक्रमित नहीं हो पाएगा और आप इसका नुकसान नहीं झेलोगे। ये कौन है? ये समझाने वाले लोग कौन है? मोदी जी ने परसों अपने मन की बात की। मोदी जी है कौन? मोदी जी भी राम जी के ही भेजे हुए आदमी है, उन्हीं के द्वारा भेजे। जिनको आप राम जी मानते हो, अल्लाह मानते हो, जिनको भी आप मानते हो अस्तित्व की जो प्रमुख शक्ति मानते हो, उसी के द्वारा तो ये लोग भेजे गए हैं जो आप में कहते हैं कि भैया इस प्रकार। देखो कितनी बात बता दी इन्होंने कि टच से फैलेगा, ये हवा से नहीं फैलेगा। इतने तापक्रम और सारे इसके जो स्वभाव हैं, वो सारी बातें उन लोगों ने बताई है। वो कौन है? वो राम जी की तरफ से आए हुए लोग हैं। उन्होंने कह दिया, उन्होंने, राम जी ने अपनी ड्यूटी कर दी, आपको सारी बात बता दी, फिर भी आप दादागिरी करते हो। नहीं, मैं तो हाथ लगाऊंगा, मैं संक्रमित होऊंगा, फिर राम जी मेरा ध्यान रखेंगे। ये इस प्रकार की जिद जो है वो राम जी के पक्ष में नहीं है, और राम जी से खिलाफ है, वो अस्तित्व से खिलाफ है, वो परमात्मा से खिलाफ है। हाँ, चलो सब ठीक है, ओके। अब को तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है, मुझे नहीं लग रहा। हाँ, प्रणाम सतपाल जी। सतपाल जी अभी तक आए नहीं, गांव आने का बोल रहे थे। हाँ, एक रूम में 10 जने रहते हैं, काफ़ी जगह है, इनको भी समझाइए। हाँ भाई, 10 जने रहते हैं तो फिर तो देखो भाई, इसमें एक बात सभी बता रहे हैं कि 14 दिन तक अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके लक्षण बाहर नहीं दिखाई देते। 14 दिन तक हो सकता है कि उसके लक्षण हमें नहीं दिखाई दें, उसको कोई जुकाम नहीं हो, कोई खांसी नहीं हो, तो इस समय वो संक्रमित है। और उन दिनों में भी वो
संक्रमण फैला सकता है। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि संक्रमित कोई भी हो सकता है हमारे साथ रहने वाला, उसके अगर हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो 14 दिन से हमारे साथ हैं और कहीं नहीं गया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसके बिस्तर पर बैठ सकते हैं, उसके साथ में रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। परंतु अगर वो कहीं ऐसी जगहों पर आ गया और वो संक्रमित है तो उसके बिस्तर को और उनके कपड़ों को अपन को अलग रखना है, और बिस्तर और कपड़ों को सैनिटाइज करना। सैनिटाइज का मतलब है ये जो एल्कोहल है, स्प्रिट है, इनसे कुछ एक फॉर्मूला है, ग्लिसरीन और डिटॉल वगैरह को मिला करके ऐसा सैनिटाइज सिस्टम तैयार कर रखा है, उसका थोड़ा छिड़काव उस जगह पर हो जाना चाहिए ताकि वहाँ कोई कीटाणु बाहर नहीं हो। परंतु अगर डर है तो 14 दिन तक, विशेष 14 दिन बाद में अपन उस खतरे से बाहर माने जाते हैं कि इस आदमी को ये नहीं है। तो आसपास रहना पड़ सकता है, छोटा कमरा हो तो भी जितनी सावधानी अपन रख सकते हैं रखनी है। और बाकी ठीक है, जो बाहर से आ रहे हैं, अब देखो जो आ रहे हैं वो तो आएंगे, सूरत से रवाना हो गए, कहीं से भी हो गए तो आने दो। अब जब रवाना ही हो गए तो क्या कर सकते हैं अपन। हाँ, भगवान या खुदा, गोदराज जी ऐसा है भगवान और खुदा का जो काम है वो सारा कर रहा है। वो अपना भोजन अपन को भगवान देता है, दवाई भी भगवान भेजता है, डॉक्टर भी भगवान भेजता है, वायरस भी बिना किसी भगवान के साथ नहीं होते होंगे, क्योंकि अगर सृष्टि को चलाने वाला कोई अस्तित्वगत मूल कोई कुछ है तो उस मूल से सब जुड़े हुए हैं, वहीं से सब होता है। परंतु आदमी में ऐसा अहंकार हो जाता है कि मेरा तो भगवान आकर के ही करेगा, मेरे को तो वैसे जैसे मलुकदास हुए थे संत, उन्होंने कहा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो मलुका तो फकड़ मसीहा थे, फकीर थे, और उन्होंने कहा कि जब अजगर को रोटी मिलती है और जब पक्षी को दाना मिल जाता है तो दाता जो है वो अपने आप सभी को देता है, देने वाला दाता है। परंतु दाता ने हमें काम करने की क्षमता दी है, लोगों ने उसको आलस्य का पर्याय बना दिया। मलुक ने यह नहीं कहा कि तुम काम मत करना, कर्म का सभी संतों ने कहा है, गीता का संदेश भी है, सभी संतों ने कहा कर्म करते रहना चाहिए अपन को। तो ये भगवान जो और खुदा जो है वो बचाव कर रहा है, वो सिर्फ उन्हीं का जो भगवान और खुदा की तरफ से भेजे हुए डॉक्टर की सलाह मानते हैं, जो जानकार हैं, वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े जो हुए हैं, जिन्होंने इतना अध्ययन किया और इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, रात और दिन जुटे हुए हैं कि कोई टीका मिल जाए, कोई इसका इलाज मिल जाए, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो लोग। और वो लोग निकाल तो लेंगे पर टाइम लग जाएगा इस बीच। और हाँ, महिलाएं बच्चों के संबंध में संपर्क में रह ज़्यादा, देखो एक बहुत बड़ी समस्या है, बच्चों के संपर्क में रहेगी वो उनकी ममता का मामला है। महिलाओं को अपन ऐसा इतना नहीं रोक सकते और वो रुक भी नहीं पाएगी, वो पकड़ के बैठ जाएगी बच्चे को। परंतु ये ध्यान रखना है कि बच्चा आज भी, कल एक बच्चा मेरे घर पे पड़ोस का आ गया था, मैंने कहा भाई कैसे आए, अब बच्चा है निकल गया वहाँ से, बाहर गली में खेलने वाले कम मिले तो इधर उधर फिरता है वो। तो बच्चों की एक तो खेलने की पूरी व्यवस्था करें अपन, उनको मोबाइल दे दें, अपन टीवी चालू करें, बच्चों के लिए वो सारी वो व्यवस्था करनी है। संपर्क में रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर माँ अगर संक्रमित है तो फिर तो माँ कितना भी ध्यान रखेगी तो बच्चा माँ के पास जाए बिना बच्चा भी नहीं रुकेगा। इसलिए ये थोड़ा ऐसा ही मामला है। माँ संक्रमित है तो अगर उसका छोटा बच्चा है तो वो संक्रमित हो जाएगा, ऐसा बहुत कम संभव है कि वो दोनों अलग अलग रह सकेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ कमलेश जी, भविष्य में अच्छा होगा। हाँ हाँ, करनी माता ध्यान रख भी करें, इनका भी लोग कहते हैं हमारे तो कुछ नहीं। हाँ ठीक है, अब देखो ऐसा कर रहे हैं वो, बाकी शायद करनी माता के दरवाजे भी बंद कर दिए। पुजारियों को भरोसा नहीं है कि करनी माता ध्यान रखेगी। यहाँ जो श्रद्धालु, आज अपन करनी माता के या घाटू श्याम के कहीं जा सकते थे और उनसे कह देते 5-25 रुपये दे देते कि भैया हमारे परिवार का और हमारा ध्यान रखना, परंतु पुजारियों ने वो गेट बंद कर दिए।
वो धंधा ही बंद कर दिया। पुजारियों को भरोसा नहीं है खाटू श्याम पर, करणी माता पर। उनको तो यही है कि ये जो कोरोना आया है वो यहाँ तक पहुँच जाएगा और माता कुछ नहीं कर पाएगी, हम संक्रमित हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। और मेरे जैसे लोग तो ये कहते हैं कि कोरोना शायद कुछ वैज्ञानिक चिंतन भी पैदा कर सकता है अब दुनिया में। जो अंधविश्वास और पाखंड है उसके गड्ढ रह जाएंगे ऐसा लग रहा है। अगर ये बीमारी इस प्रकार जैसे फैल रही है, ये परवाह नहीं कर रही है कि जयपुर के गोविंद देव जी बैठे हैं और जयपुर में मर रहे हैं लोग, पॉजिटिव हो रहे हैं जयपुर के लोग, भीलवाड़ा के लोग पॉजिटिव हो। तो जो अंधविश्वास और पाखंड जरूर कम हो जाएंगे ऐसा लग रहा है इस कोरोना की वजह से, और वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा। वैज्ञानिक चिंतन, जैसे ये वैज्ञानिक चिंतन है, आप मास्क लगा रहे हैं, आप टच नहीं कर रहे हैं, ये वैज्ञानिक चिंतन है। आप ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे भगवान बचा देगा, ये वैज्ञानिक चिंतन है आपके अंदर। हाँ, पड़ोसियों बहुत मुश्किल है सुरेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं, समझाना बड़ा मुश्किल है। वो तो बड़े नाराज हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो तो घर में भी आ सकते हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, एक डोकरी ने तो अभी 4-5 दिन पहले कहा रहा है नजदीक आ पर हाथ लगा रही जबरदस्ती। मतलब ये इनका वो मोह माया का ज़्यादा झंझट हो जाता है। हाँ, आपका प्रकाश जी बेनीवाल का क्या क्वेश्चन आ गया? हाँ, करनी तो जरूर सहायता करेगी। प्रकाश जी आपका क्वेश्चन मेरी नज़र में नहीं आ रहा है कहीं, और ऐसा करते करते चलो, समझाने का मामला बड़ा मुश्किल है। और हाँ, जरूर सहायता करेगी माँ। प्रकाश जी आपका सवाल नहीं दिखाई दे रहा मुझे, आपने कोई सवाल कर लिया होगा। वैसे मैं कोई ऑथोरिटी नहीं हूँ इन सवालों के संबंध में। अपन ज़्यादातर डॉक्टरों से ही सलाह लें, और बाकी कई बातों के बारे में अभी अपन को जानकारियाँ मिल चुकी है। हाँ, राम राम, हाँ समझ लिया है। वो मैं प्रणाम पहले कर चुका हूँ और भी कर रहा हूँ, यही है, और तो सवाल तो नहीं दिख रहा है प्रकाश जी का। नहीं राम प्रकाश जी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सब भविष्य के गर्त में है। क्योंकि जो भीलवाड़ा की जो कंडीशन देख रहे हैं आज अपन, कल 6 पॉजिटिव मिले, आज 5 और मिल गए, और 40 जांच अभी आनी बाकी है, और बहुत सारे सैंपल अभी भीलवाड़ा से जाएंगे। संदिग्धों की संख्या बहुत ज़्यादा है भीलवाड़ा में, तो कुछ भी नहीं कह सकते। क्योंकि वो डॉक्टर थे और उस हॉस्पिटल में पता नहीं कितने मरीज रोज आते थे। तो भीलवाड़ा वाला मामला थोड़ा ज़्यादा दिक्कत भरा है, और पता नहीं अब भीलवाड़ा से उनके परिजन इधर उधर दूसरे शहरों में आ रहे हैं, इसीलिए ये ट्रैकिंग हो रही है कि कौन कहाँ से आ रहा है। दूसरे जिलों से जो आ रहे हैं उनकी भी ट्रैकिंग प्रशासन करना चाहता है और पता लगाना चाहता है। तो इसके बारे में अभी राम प्रकाश जी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कहाँ रुकेगा। बहुत बड़ी जो उम्मीद हमारी वो है तापक्रम के मामले में। बताया जो जा रहा है कि वो ज़्यादा तापक्रम में जिंदा नहीं रहेगा, परंतु मुझे यूँ लगता है कि आदमी का तापक्रम, सामान्य स्वस्थ आदमी का तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और आदमी के अंदर वो अगर रह जाता है तो फिर 37 डिग्री तापक्रम तो अभी अप्रैल के एंड में जाकर के होगा हमारे यहाँ का, राजस्थान का। तो तापक्रम अगर वहाँ तक हो तो तब तो मामला ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है ना। हेमाराम जी कह रहे हैं नहीं बचा पाएंगे, यही बीकानेर से ये इनका भरोसा उड़ गया, करणी माता से भी हो सकता है उठ गया हो, और उठेगा, कई लोगों का उठ जाएगा, क्योंकि उठ गया। जो भले भले लोग थे वो मास्क लगाए घूम रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, इसका मतलब भरोसा नहीं है। अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए ऐसा भरोसा, और मास्क पर भरोसा करना, क्योंकि भरोसा हम अगर एक दवा लेते हैं तो हाथों हाथ अपना सिर दर्द ठीक हो जाता है, इसका मतलब दवा पर भरोसा है। और अगर किसी की फेरी दें और कहीं प्रसाद चढ़ा दें तो क्या सिर दर्द हाथों हाथ ठीक हो नहीं होता? ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता, अपन देखते हैं। तो ये भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा है। जो अंधविश्वास का मामला है, सारे संतों ने और विज्ञान ने अंधविश्वास को तोड़ने पर हमें कहा, जितने भी समझदार लोग थे दुनिया के, उन्होंने कहा अंधविश्वासी मत बनो। परंतु सामान्यतः लोगों की बुद्धि लब्धि इतनी कमज़ोर होती है, अधिकांश लोगों की, कि वो अंधविश्वासी हो जाते हैं। ये बौद्धिक क्षमता का मामला है। तो
हाँ बंद हो सकते हैं, काफ़ी फर्क पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों ने सुना बड़े धैर्य के साथ और बड़े जुड़े रहे। कल तो आयो राम मंदिर की नींव का उद्घाटन, हाँ होगा। वो देखो जो भी है, अब मैं तो क्या है कि इसके बारे में बोलने से बहुत डरता हूँ। मुझे तो वो पता नहीं, कहते हैं एंटी नेशनल और पता नहीं, क्योंकि सारे ज़्यादातर मुझे जब यहाँ रहता हूँ तो यहाँ के लोगों की जो दिखाई देती है उन पे बोल जाता हूँ, बोलते ही ये। हाँ, तापक्रम वाला मामला भी अब थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ वाले लोग विशेष तौर से नाराज हो, जबकि इनको पता नहीं कि आपके जो ये वो दलाल हैं, धर्मगुरु हैं, पता नहीं क्या क्या, उन्होंने चक्रपाणी महाराज ने मूत्र पार्टी रखी तो अरब के मुसलमानों ने ऊँटनी का मूत्र पिया है। अब देख लो बेवकूफ, गोबर गणेश दोनों ही हैं और आपसे ज्यादा ही हैं। देखो गाय से भी वो ऊँटनी बड़ी जोखिम उठा रहे हैं, ऊँटनी का मूत्र पी रहे हैं कोरोना से बचने के लिए। और जोधपुर में तो आपने आज सुना ही होगा, 108 कुंड ये यज्ञ शुरू हुआ है कोरोना से बचाने के लिए विश्व को, जबकि धारा 144 लगी हुई है देश में, प्रदेश में। तो इनको तो अब कुछ भी कहेंगे तो ये तो उल्टे पड़ेंगे जी। ठीक है, थैंक यू, आपने सुना। हाँ, बोतल से ये बेवकूफ़ी की बात है सब। शराब से आदमी की प्रतिरोधक क्षमता घटती है, इसका मतलब संक्रमित व्यक्ति के मरने के चांसेस बढ़ेंगे। शराब में अल्कोहल होता है, इसलिए अगर शराब का आप छिड़काव करते हैं उस जगह पर तो वहां पर जो कीटाणु है वो मर सकते हैं, ये सही है। परंतु शरीर के अंदर अगर शराब ले जाते हो तो ऐसा कुछ नहीं है। शराब से आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर। मुझे भी कल परसों ही एक मिल गया था भाई, पड़ोस का ही, बोला कि मैं तो शराब पीता नहीं हूँ, क्या कहते हैं कि शराब वाले बच जाएंगे, शराब वालों को कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने नहीं कहा, ये मन से ही कह रहे हैं। शराबी जो है वो अपनी बातें करें। कोई तो कहते हैं नागौर जिला वालों का खून बहुत गर्म होता है, कोई कहते हैं जोधपुर वालों का गर्म होता है, कोई कहते हैं जाटों का गर्म होता है, कोई कहते हैं राजपूतों का खून गर्म होता है, इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये बेहूदी बात है, सब समझते हैं इन बातों को। तो इसी प्रकार शराबी अपनी बातें कर रहे हैं, अफीमची अपनी बातें कर रहे हैं, और वो उनका ढंग है। तो आपने बड़े धैर्य से सुना, बहुत अच्छा संवाद हुआ। इस सब के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अंत में आप सभी से मेरा प्रणाम, सादर अभिवादन। जिनको ठीक लगे वो इसे शेयर करें। थैंक यू।